Hello guys, I am Anshuman. Welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my second video of fifth chapter of accounts, that is accounting standards. In last class we had dealt with concept of accounting standards, its objective, features, limitations and importance. Hope so it is clear to all of you. But in today's class we will be deal with concept of Ind AS, IFRS and applicability of Ind AS, which is not only important from 11th point of view, but when you will do your CAS, CS, ICWA, then also the concept of Ind AS IFRS will be important. So without wasting time, let's get started to our video. कॉन्सेप्ट ऑफ इंड एएस एंड आईएफआरएस। ठीक है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानने से पहले ये जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है इसको समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स है जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड है बाय ऑल द एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने इसको बहुत डिटेलिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के चैप्टर में कवर अप किया हुआ है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है एएस, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अभी इस कुछ देर पहले ही हमने एक वीडियो पहले ही हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल में समझा हुआ है कि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है फॉर पर्पस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उसको हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अब इंड एएस क्या होता है? इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हम लोग इंड एएस के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो क्या एएस और इंड एएस सेम है? हाँ, आप लगभग कह सकते हो कि एएस और इंड एएस सेम है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी हम लोग थोड़े देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे है क्या। अभी जैसे कि आप पांचों टर्मिनोलॉजीज देख रहे हो, अब पांचों टर्मिनोलॉजीज में जो इसमें सबसे बड़ा टर्मिनोलॉजी है वो है आपका गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये गैप क्या है? गैप दो तरह का होता है, एक होता है नेशनल गैप और एक होता है इंटरनेशनल गैप। अब नेशनल गैप तो समझते हैं क्या होता है। जब एक कंट्री अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती है और उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो की जाती है अपने कंट्री में ही, तो उस गैप को हम लोग कहते हैं नेशनल गैप। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया का होता है, इसी तरह अगर इंडियन गैप भी कहते हैं हम लोग, अगर यूएस का यूएस गैप होता है तो ये होता है नेशनल गैप। उसी तरह दूसरा आता है इंटरनेशनल गैप। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो सेवरल कंट्रीज में फॉलो किया जाता है उसको हम लोग इंटरनेशनल गैप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईएएसबी, जो आईएएसबी है वो इंटरनेशनल गैप में आती है और जो नेशनल गैप में आपका एएस आता है। ठीक है, तो जैसे कि आप मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि नेशनल गैप में एएस आता है और इंटरनेशनल गैप में आईएएस आता है। एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएएस का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप एक तरह कह सकते हो कि एएस जो है वो न्यू वर्जन ऑफ इंड एएस है और आईएएस जो कि है वो न्यू वर्जन ऑफ आईएफआरएस है। आईएफआरएस किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? आईएएसबी के द्वारा। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी के द्वारा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि वाई एएस इज प्रिपेयर्ड इन लाइन विद आईएफआरएस। ठीक है, एक तरह कह सकते हो कि बहुत माइनर डिफरेंस होता है इंड एएस और आईएफआरएस में। ठीक है, तो एक तरह कह सकते हो मोस्टली जो इंड एएस है वो आईएफआरएस को कॉपी करके क्रिएट किया गया है। तो ये था कॉन्सेप्ट इंड एएस और आईएफआरएस का। ठीक है, होप सबको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ इंड एएस और आईएफआरएस के टॉपिक में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लाइन विद आईएफआरएस। या आप एक क्वेश्चन इससे और बना सकते हो, व्हाट इज द नीड फॉर आईएफआरएस। ठीक है, तो समझते हैं इसको हिंदी में कि हमें आईएफआरएस की क्यों जरूरत पड़ी। देखो, जनरली हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपने देश को डेवलप करने के लिए फॉरेन फंड्स की जरूरत है। ठीक है, अब बेसिकली इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सो नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी डेवलप्ड बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप तभी करा पाएंगे जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल हो। लेकिन अगर हमारे देश के पास कैपिटल नहीं है तो ये कैपिटल कहाँ से आएगा? ऑब्वियस बात है, फॉरेन फंड से आएगा।
लेकिन कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, बिकॉज दे हैव द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द accounting standards of India, because accounting standards of India and the accounting standards of foreign are totally diverse, are totally different. So India की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रिपेयर करें जो इंटरनेशनली लोगों को समझ पे आए। तो क्या ये ज़रूरत सिर्फ इंडिया को थी? नहीं, ये ज़रूरत सिर्फ इंडिया को नहीं थी, ये ऑल ओवर द कंट्री की ज़रूरत थी। और ऑल ओवर द कंट्री को समझ में आया कि हमें ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को समझ में आया। तब IFRS का कॉन्सेप्ट लाया गया। IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और IFRS किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? IASB के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग इंग्लिश में कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट नीड द ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू डेवलप इट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरी अदर थिंग्स। वही मैंने बताया कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसको डेवलप कराने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, ठीक है। सो इट मे हैपन नेशनल फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर दोज डेवलपमेंट, और हमारा जो नेशनल फंड्स है जो हम अपनी कंट्री में पैसा चाहिए वो हमारे पास उतना सफिशिएंट नहीं है। सो दे नीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, सो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ी। बट फॉरेन इन्वेस्टर्स आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इंडिया में, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन इन इंडिया एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे फॉलो इन द कंट्रीज टोटली डिफरेंट। वही चीज मैंने बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में प्रिपेयर होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग फॉलो करते हैं वो टोटली डिफरेंट है। सो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और वो लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया का बिल्कुल नहीं समझ में आता, अब समझ में नहीं आएगा तो वो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। So to overcome this disparity, there was a need to introduce the IFRS. इस disparity, इस difference को खत्म करने के लिए IFRS लाया गया, that is universally accepted by all over the country। और जब IFRS लाया गया तो उसको universally हर organization, हर department ने उसे accept किया, ठीक है। अब आ रहा है, अब उसी में हाउ द कंट्री, देखो हाउ हर कंट्री IFRS कंप्लायंट बनना चाहती है, ठीक है। हर कंट्री IFRS कंप्लायंट बनना चाहती है। अब वो कैसे हो सकता है? सबसे पहला IFRS अडॉप्शन और दूसरा IFRS कन्वर्जन। IFRS अडॉप्शन का मतलब द कंट्री इज टोटली अडॉप्टिंग IFRS, ठीक है, दैट इज बांग्लादेश। या तो हम ऐसा काम करें कि जो कंट्री है उसको टोटली मतलब IFRS को हम लोग टोटली वो कंट्री अडॉप्ट कर ले, ठीक है, पूरा रूल्स पूरा हिस्सा जितना भी सब IFRS की तरह चलेगा। और एक कंट्री ऐसी है जिसने काम किया था जिससे which is known as Bangladesh, ठीक है। और IFRS conversions, the country will develop and modify the existing accounting standards in line with IFRS। मतलब कहने का मतलब क्या कि हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और उसी तरह बनाएंगे जिससे वो लगे कि IFRS की तरह ही चले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो IFRS अडॉप्शन, IFRS कन्वर्जन्स जो इंड एएस ने अप्लाई किया वो था IFRS कन्वर्जन, विच शुड बी प्रिपेयर्ड इन लाइन विद IFRS। वो IFRS की तरह ही लगेगा जिससे कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था वो नीड फॉर IFRS, ठीक है, एंड वेज टू बी कंप्लायंट विद IFRS। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, ठीक है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है उसको समझते हैं। बेसिकली जो इंडिया एएस का एप्लीकेशन है वो 3 फेजेस में है। एक होता है वॉलंटरी फेज, एक होता है मैंडेटरी फेज 1, एक होता है मैंडेटरी फेज 2। अब चलिए एक एक करी फेज समझते हैं, है क्या ये फेज। Voluntary phase. Ind AS can be voluntarily adopted by any company with effect from 1st of April 2015. If the company of Ind AS, its group such as subsidiary company, associate company, joint venture company will have to mandatory follow Ind AS। कहने का मतलब क्या हुआ इसके कि 1st of April 2015 से इंडिया में अलाउ कर दिया गया था कि कंपनीज अपनी मन मर्जी से वॉलंटरी बेसिस पर Ind AS अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अगर एक भी कंपनी ने Ind AS अप्लाई कर लिया तो उसके पूरे ग्रुप को Ind AS अप्लाई करना होगा। अब इसके ग्रुप कौन कौन से होते हैं? इसके ग्रुप हो सकते हैं पेरेंट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। तो ये सभी इसके ग्रुप्स होते हैं। दूसरा फेज है मैंडेटरी फेज 1। ऑल कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर
If Ind AS is applied on any one of the company, its group shall have to be mandatory to adopt Ind AS irrespective of net worth 1st of April 2016। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1st of April 2016 से जो भी ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, उसे इंड एस फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एक कंपनी ने, फिर इसके लिए रूल सेम है कि अगर एक भी कंपनी ने इंड एस फॉलो किया तो उसके सभी ग्रुप को मैंडेटरी पड़ जाएगा इंड एस फॉलो करना। अब इसके ग्रुप जैसे कि मैंने बता ही चुके हैं, सब्सिडियरी कंपनी, पेरेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी। और तीसरा है मैंडेटरी फेज 2। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें अगर आपका नेट वर्थ 500 करोड़ से नीचे है या 250 करोड़ के अप्रॉक्स है, ठीक है, तब आप इंड एस वो कंपनी फॉलो कर सकती है और उसके सभी कंपनी को वो इंड एस फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1st of April 2017 से। तो ये था एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और ये होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी वाइंड अप। ठीक है, होप्स मैंने आपको जितना पढ़ाया हो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।